हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे कार्बनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर, संरचनाएं, जिसको संरचनाएं बोलते हैं। अब कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं हम कैसे बनाते हैं। अभी तक आपने पिछली क्लास में आपने ये सीखा कि कोई स्ट्रक्चर दी गई है ना, संरचना दी गई है, उस संरचना के द्वारा हम IUPAC नाम कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम जानेंगे कि IUPAC अगर दिया गया हो, हिंदी में नाम दिया गया हो, उसका हम सूत्र कैसे बनाएंगे, संरचना कैसे बनाएंगे, ठीक, वो हम जानेंगे आज की क्लास में। तो हेडिंग डाल लीजिए, निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना। तो चित्र या संरचना बनाना पूछ सकता है या चित्रित करना, ठीक। कार्बनिक यौगिकों का जैसे एक नाम बोल लेते हैं, एक नाम दिया जाता है, आपको मान के चलो एक नाम दिया गया है जैसे 2-प्रोपेनॉन। ये ऐसा परीक्षा में लिखा आएगा कि 2-प्रोपेनॉन का या की संरचना चित्रित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चित्रित करिए या संरचना चित्रित कीजिए या संरचना बनाइए, चित्रित करिए या फिर बनाइए। तो आपको इसको संरचना में कैसे कन्वर्ट करना, अथवा ऐसे पूछ सकता है कि 2-प्रोपेनॉन का सूत्र लिखिए या ऐसे अणुसूत्र लिखो, अणुसूत्र लिखो। तो संरचना जब आप बनाना सीख जाओगे छात्रों, तो अणुसूत्र बनाना भी सीख जाओगे। चलो कैसे बनाते हैं, देखो बहुत आसान है, बहुत ही मज़ा आने वाला है छात्रों। क्या इसमें आपको 2 तो नहीं देखना, आपको केवल C की संख्या इसमें देखनी है। तो छात्रों C इसमें कितने हैं, प्रोप धन ऑन। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो ये 2 से बना है, एक बना है प्रोप और धन ऑन, है ना, प्रोप, और उसमें बीच में एन तो आप जानते हो तो सदैव रहता है, प्रोप धन एन धन ऑन। 3 वर्ड होते हैं, पहले भी बता चुके, 3 से ही का IUPAC नाम ज्ञात होता है। पहले जो कार्बन का नाम लिखते हैं, कार्बन कितने हैं उनका नाम लिखते हैं। उसके बाद वो कार्बन सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं, डबल लाइन से जुड़े हैं, ट्रिपल लाइन से जुड़े हैं, उस लाइन का नाम अर्थात बॉन्ड का नाम लिखेंगे। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, और लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। तो ये 3 अक्षरों से बनता है, आप सभी जानते हैं 3। तो कौन कौन से हो गए, एक प्रोप और एन ऑन, ठीक। अब हमें पता लग गया कि इस प्रोपेनॉन में कार्बन कितने हैं, 3 हैं छात्रों। कितने हैं, C 3 हैं। और ये C तीनों जो हैं वो कितनी लाइनों से जुड़े हैं, सिंगल लाइन से जुड़े हैं, ये भी पता लग गया। और इसमें ऑन है तो छात्रों ऑन का संकेत क्या होता है, ऑन CO होता है, आपको बता चुके। क्रियात्मक समूह जो CO होता है उसी का अनुलग्न को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स ऑन लिखा जाता है, ठीक। ये आपको नोट कर लेना है। पहले अगर ये कम समझ में आए तो पिछली क्लास देख लेना, एकदम बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बड़ा मस्त तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। तो अब देखो कैसे संरचना बनाते हैं। अब क्या करना, C3 है तो C3 आप बना लेना, बन गया, C3 बना लिया, ठीक। अब 3, ये तीनों C कितनी लाइनों से जुड़े होंगे, आपस में सिंगल लाइन। इसका मैंने मतलब बना दिया, ये बना दिया। अब इस C एक लाइन बनाना है तो इन दोनों के बीच में एक C, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड भी हो गया। अब CO बनाना है, और CO सदैव मैंने आपको पहले भी बता चुके, CO जो कीटोन समूह है वो हमेशा बीचों बीच में जुड़ता है, ठीक, न किनारे जुड़ सकता है। किनारे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ते हैं। तो अब वैसे भी मान सकते हो, नहीं तो आपके सामने नंबर अंक डला है 2 ऑन। देखो 2 मैंने बताया, ये जो नंबर डला है वो किस पर अंक पर होता है, क्रियात्मक समूह पर, अर्थात ये ऑन आगे आ गया 2 ऑन, क्रियात्मक समूह का नंबर डला रहता है, आपको पहले बता दिया। तो क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पे, CO आपके दूसरे नंबर पे है, दूसरे कार्बन पे। तो नंबर आप डालना और सीख लो। अब नंबर अगर अपनी तरफ से आप बना रहे हो तो नंबर आप चाहे इधर से डाल लो, 1C, दूसरा C, तीसरा C, चाहे ऐसा नंबरिंग डाल लो, चाहे उधर से उल्टी तरफ से नंबरिंग डाल लो, किधर से भी आप नंबरिंग डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप बना रहे हो, ठीक। बनाते समय आप किधर से भी नंबरिंग डाल सकते हो। चलो मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3, समझ गए। तो इसका मतलब दूसरा नंबर ये, इस दूसरे नंबर पे आपको लगा देना है, क्या लगा देना है, दूसरे नंबर पे CO लिख देना है। तो दूसरा नंबर ये है, इस नंबर पे CO लिख देना है। तो छात्रों CO कैसे लिखेंगे, इसमें पहले से C मौजूद है, देखो C तो पहले से है ही, केवल O आपको जोड़ देना, तो O आप जोड़ देंगे ऐसे, समझ गए, ऐसे समझ गए। ये देखो CO लिख गया, हो गया, बस। ये 2-प्रोपेनॉन का मैंने सूत्र लिख दिया है ना, आसान, कितना अच्छा। लेकिन अब अगर आप H लगाना चाहें तो H लगा सकते हैं। H आप समझेंगे छात्रों, इस कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, लेकिन हिस्से में है 1, 3 और बनाना, 1 2 3 हो गए 3।
ऐसी इसमें कितनी संयुक्ता है, 1 2 3 4, इसकी 4 पूरी की पूरी है, इसमें H नहीं आएगा, लेकिन इसमें 3 ही है, 1 2 3। तो यहाँ जोड़ देने हैं आपको, बचे शेष H, तो H H जोड़ देने, बस ये हो गया आपका। ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो किसकी, 2 प्रोपेनॉन की, ये भी सही स्ट्रक्चर है। और आप ऐसे ही बना सकते हो CH3 इकट्ठा करके, CO और CH3 ऐसे, तो ये भी आपका प्रोपेनॉन 2 है, या 2 प्रोपेनॉन, या फिर प्रोपेन 2 ऑन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, मजा आया? एक और ले लो, उदाहरण और ले लो, जितने उदाहरण ले लोगे। ये लिखा आता है पेंटेनल, तो इसका सूत्र क्या होगा, इसको देखो बेटा, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। देखिए पेंट, इसका मतलब ये किससे बना, पेंट से बना है। फिर पेंट, यहाँ से यहाँ तक पेंट ले लिया। अब मात्रा है और ना है, इसका मतलब क्या है, एन, अर्थात एन से बना है, प्लस फिर लास्ट में इसमें आ छिपा हुआ दिख नहीं रहा, अल, न ल मतलब अल, अल को कहते हैं अल। ये 3, इसमें भी 3 वर्ड, मतलब IUPAC नाम 3 वर्ड से ही बनते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं। पेंट का मतलब सी कितने होंगे, 5, कितने सी होंगे, 5, सही है, 5 सी लिख देने, तो आप बना लो सी, 1 2 3 4 5 बना दिए। अब ये 5 सी हमने लिख दिए। अब ये सी जो है कितनी लाइनों से जुड़े हैं, एन है, एन का मतलब सिंगल लाइन, तो इसमें सिंगल लाइन बना दी, है ना आसान, कितना बढ़िया ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है। अब अल लगाना है, अल कौन से नंबर पे लगाना, इसमें तो कोई नंबर दिया नहीं ना, 1 2 3 कुछ दिया नहीं, तो जब नहीं दिया तो 1 पहले नंबर पे लगाना। और मैंने बताया अल और ओइक अम्ल हमेशा पहले नंबर पे ही जुड़ते हैं, तो अल आपको पहले नंबर, अब पहला आप चाहे इसे मान लो, पहला आप चाहे इसे मान लो, इधर कर दो 1 2 3 4 5। आप पीछे से भी नंबरिंग कर सकते हो, आप आगे से भी नंबरिंग कर सकते हो। ठीक, पीछे से किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, सुविधा हो जाती है पीछे से अगर नंबरिंग करते हैं, आगे से भी करते तो गलत नहीं है भाई, कैसे भी कर सकते हो। चलो मैंने पीछे से अब की बार की है, तो पीछे से नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब 1 नंबर पे आपको क्या जोड़ देना, अल, ये तो आपको पहले ही जोड़ दिया, पहली लाइन सिंगल बॉन्ड बना दी, ये 5 पॉइंट लिख दिए, केवल आपको अल जोड़ देना। अल का मतलब आप जानते हैं, अल किसे कहते हैं, अल क्रियात्मक समूह। अल कौन से क्रियात्मक समूह का नाम है, अल है CHO का नाम, CHO को अल कहा जाता है। CHO कहते हैं एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न होता है अल, तो CHO आपको जोड़ देना। तो CHO कैसे जोड़ पाएंगे, तो C तो ऑलरेडी पहले पे नंबर पे है ही, C केवल H और O जोड़ना है, तो H आपका ऐसे जुड़ता है और O आपका ऐसे जुड़ता है, आपको पहले ही बता दिया, ऐसे जोड़ सकते हो। अगर आपको चाहो तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, C तो पहले से है ही, C तो पहले से HO जोड़ना, तो H लगा दो, O लगा दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। ठीक, बस हो गया, हो गई संरचना बन गई, पेंटेनल की संरचना बन गई। हाँ, अब केवल H अगर आपका मन करे तो लगा दो, मन करे का लगा दो, बढ़िया रहता है, वैसे ये भी सही है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बताया H आपको लगाना, तो H कितने लगे, 1 पहले से है, 3 और चाहिए, तो H3, H3 इधर लगा सकते हो, बाहर भी लगा सकते हो H। ऐसे ही यहाँ H कितने चाहिए, 2, 1 2 2 पहले से हैं, 2 और चाहिए, यहाँ CH2, यहाँ CH2, आंसर है ना आसान। देखिए कितना आसान। बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हैं, जो नए बच्चे आज पहला वीडियो यही देख रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, सर आपने 5 का पेंट तो C लिख दिए, लेकिन H आपने कहाँ से लगा दिए। चलो मैं दोबारा से समझा दे रहे हैं, H कहाँ से लगा देते हैं, इसको भी सीख लो, एक बार फिर समझो। H यहाँ, अब इसे नंबरिंग हटा दो, कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग लगा दिया। H का मतलब होता है, H कैसे जुड़ते हैं, कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कार्बन 4 मूड वाला होता है, चरमुड्डा, तो 4 मूड में से एक इसका, ये 4 संयुक्ता होती है, संयुक्ता माने सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं इसके पास, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना है पहले से, एक और बना देना, एक और अपनी तरफ से बना दो, एक और अपनी तरफ से, 4 बना दिए, 1 2 3 4। ऐसे ही ये बीच वाला कार्बन, इसकी भी संयुक्ता 4 होगी। 4 कैसे होगी, एक तो ये हो गया, आधा आधा होता है, ये पूरी लाइन जो है आधी होती है, आधी इसकी होती है और आधी इसकी होती है, तो एक ये संयुक्ता हो गई, एक ये संयुक्ता हो गई, यहाँ तक 2 और 1 3 और 1 4, देखो इसमें भी 4 संयुक्ता बना दी। ऐसे ही इसकी भी संयुक्ता 4 होगी, इस बीच वाले की एक ये हो गई, एक ये हो गई, आधी यहाँ से यहाँ तक, 1 2 और 3 और 1 4। ऐसे इसमें भी एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 3, तो 1 2 3 4। ऐसे ही इसकी एक ही होती है CHO की, CHO एक ग्रुप से जुड़ा होता है, देखो ये लिखा है, बॉन्ड लगा है पहले से, तो ये बॉन्ड लगा है, देखो बॉन्ड CHO, राइट है। बस अब आपको इन लाइनों में, अर्थात इन सिंगल बॉन्डों में केवल H जोड़ देने होते हैं। ये देखो बन गया, है ना आसान।
होगी स्ट्रक्चर। ये पेंटेनल का सूत्र बन गया, इसको हम लिख सकते हैं CH3 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं छात्रों, CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, है ना आसान। तो अगर हिंदी का नाम दिया है परीक्षा में कि भैया कि पेंटेनल का संरचना बनाइए या पेंटेनल का अर्धसूत्र लिखिए, तो अर्धसूत्र भी मैंने लिख दिया। पेंटेनल का क्या अर्धसूत्र होगा, इसको इकट्ठा लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 C हैं, 4 C को C4 लिख सकते हैं H। अब C4 और 3 2 5 2 7 8 9, 9 लिख सकते हैं और लास्ट में CHO जैसे कि तैसा। इसका C को इसमें काउंट मत करना, क्यों, क्योंकि इस C के साथ एक ही H है और O है, मतलब CHO ये साथ में रहते हैं हमेशा चिपके हुए, तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C4H9 CHO। ये भी आपका पेंटेनल है और ये भी आपका पेंटेनल है और ये भी आपका पेंटेनल ही है। ठीक, अच्छा समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। तो किसी की भी स्ट्रक्चर अगर बनाने को आ जाए छात्रों, तो हम बड़े आसानी से हर किसी की संरचना को हम बना पाएंगे एक ट्रिक के द्वारा। इस ट्रिक के द्वारा हम संरचना को बनाना आपको सिखा दिया। अगर और आपका मन करता और संरचना बनाना हो तो और भी संरचना बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए 2 प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर बनाना है, तो सूत्र कैसे बनेगा, प्रोप, ये भी 3 से बना है, प्रोप मतलब C3 है, ऐसे पहले प्रोप मतलब C3, प्रोप माने 3 होता है। अब फिर इसमें भी लगाया, देखो ये भी 3 से बना है, प्रोप से बना है, प्लस फिर उसके बाद मात्रा और ना है, मात्रा ना को एन कहते हैं, प्लस फिर लिखा ऑल, फिर ऑल बना है, सही है। तो प्रोप का मतलब 3C और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड में लगा दिया। अब ऑल माने ऑल किसको कहते हैं, ऑल एल्कोहल को कहते हैं, OH को ऑल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, OH। तो आपको OH जोड़ देना। OH कौन से नंबर पे जोड़ना, नंबर ये लिखा, ये नंबर पीछे वाला नंबर यही रहा। क्रियात्मक समूह का ये नंबर होता है, पहले बता चुके हैं, क्रियात्मक समूह का ये नंबर हुआ करता है। क्रियात्मक समूह पीछे लगता है, उस पीछे वाले का नंबर आगे लिख सकते हैं, उस पीछे वाले का नंबर पीछे भी हो सकता है। नंबर जो भी अंक होगा 2 4 6 वो हमेशा क्रियात्मक समूह का नंबर होता है। तो क्रिया समूह कौन सा है, 2, दूसरे नंबर पे OH है, तो दूसरे नंबर कौन होगा, 1 2, तो ये दूसरा नंबर होगा, इस पर आपको OH जोड़ देना, OH। अब OH आप में ऐसा, यहाँ OH आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, OH को यहाँ भी OH जोड़ सकते हो और ऐसे नीचे लगा के OH ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जोड़ना है इस OH को हमेशा नीचे लगा के, क्योंकि इसमें C नहीं है पहले से। इसमें C अगर होता तो C चिपका के लिख सकते थे, इसमें C नहीं है इसलिए अलग करके लिखा जाता है, ऐसे ही आंसर। बस H बचे हुए H लगा दीजिए, शेष H बचे, कितने H बचे, एक है पहले से H3 और लगा दो 3 और 1 4, ऐसी H 1 2 3 तो पहले से यूज हो चुकी हैं, 3 संयुक्ता, एक और बची तो एक के लिए एक H लगा दो, ऐसी इसमें एक है 3 और लगा दो, CH3 हो गया। ये बन गया 2 प्रोपेनॉल का अर्धसूत्र या 2 प्रोपेनॉल की संरचना, है ना आसान। तो संरचना बनाने के लिए आया तो आप संरचना बना सकते। संरचना को थोड़ा सा ऐसे करके बनाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये संरचना हो गई, ऐसे फैला के लिखना तो संरचना बोलते हैं। ये फैला के अगर लिख दोगे ऐसे तो संरचना बोलेंगे, और अगर ऐसे लिख दिया तो अर्धसूत्र बोलेंगे। ऐसे अगर आप लिख देते हो तो अर्धसूत्र बोलेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे लिख दोगे तो अर्धसूत्र। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3, CH बॉन्ड हटा लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है आपकी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को लगा सकते हैं, और OH, CH के बाद OH और CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हो सकता है इन दोनों के बीच में कोष्टक लगा आ जाए तो कोष्टक लगा भी सकते हो, और नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब संरचना बनाना भी आपने सीख लिया। अब डालेंगे हेडिंग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। तो कार्बनिक यौगिक केमिकल प्रॉपर्टीज किन किन यौगिकों के साथ करके कौन कौन से नए नए कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है वो हम अब जानेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म या गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक को हम कार्बन के यौगिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी बहुत सारी हैं, जैसे नंबर 1 आपके NCERT बुक में सबसे पहली हेडिंग है दहन, ठीक है, कंब्यूशंस, जिसको हम कंब्यूशंस बोलते हैं, दहन।
ठीक, समझना। दूसरी हेडिंग में इकट्ठा एक साथ लिखा दे रहा हूं चारों को। दूसरी हेडिंग है आपकी ऑक्सीकरण। दूसरी हेडिंग क्या है? ऑक्सीकरण। और तीसरी हेडिंग क्या है छात्रों? तीसरी हेडिंग है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया को हम योगज अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। संकलन अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक माने जोड़ अभिक्रिया। इससे एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ जुड़ा करेगा। और चौथी है छात्रों, चौथा चलो यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा हो। चौथा है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन। चलो समझते। सबसे पहले दहन। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, पहले ही बता दिया। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो सुनिए, जो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के बताए थे अभी, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, अगर हम उनको दहन कर दें, और दहन हमेशा वायु की उपस्थिति में होता है, वायु फॉर ऑक्सीजन। तो अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर देते हैं, दहन में जला देते हैं, तो संतृप्त यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ नहीं जलते, अर्थात धुआं रहित ज्वाला से जलते हैं, उसमें कोई धुआं नहीं निकलता। जैसे घरों में प्रयोग होने वाले जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, है ना, ये सब सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देखो ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें सब में एन आ रहा है, और एन है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए तो इनके अंदर काला धुआं नहीं निकलता। इसीलिए गैस सिलेंडर से मोदी जी ने भी यही कहा है कि एलपीजी का प्रयोग करेंगे तो जो है जिससे कि प्रदूषण कम होगा। तो प्रदूषण होता ही नहीं उससे, क्योंकि कार्बन उससे प्रोड्यूस नहीं होता। इसका मतलब स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर आप दहन करते हैं तो उनके अंदर से कार्बन निकलता, काला धुआं निकलता, काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलती है, पीले कलर की ज्वाला। ठीक, जैसे कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलने के साथ उसमें धुआं भी निकलता है, और क्या मतलब धुएं के साथ पीली ज्वाला भी निकलती है, येलो कलर की। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लकड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वालों को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो यहाँ हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दहन कर रहे हैं। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे कि ले लो मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या है? CH4। इसको दहन करें, दहन माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। तो इसकी परिभाषा, दहन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो सुनिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को या कार्बनिक यौगिकों को ऐसे लिख दो, चलो सबसे बेस्ट, कि कार्बनिक यौगिकों को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं या फिर जलाते हैं तो CO2 गैस, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तब इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 + O2 = CO2 निकलेगा। अब CO2 क्यों निकलेगा? क्योंकि C पहले O से क्रिया करेगा, C और O मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। फिर H भी जाएगा O से मिलने, तो H O से मिलकर क्या बनाता है? H2O, जल। ऐसे साथ में ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा व प्रकाश प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस माने उत्पन्न होता है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है और बहुत अधिक ऊष्मा प्रकाश निकलता है। इसीलिए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का उपयोग, जो एल्केन है, एल्केन भी कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम एल्केन भी है, पैराफिन भी है। तो एल्केनों का या पैराफिनों का उपयोग, इसीलिए इनका उपयोग किस में करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करने में। ऊष्मा मतलब ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी सिलेंडर एक तरह का ईंधन है, इसीलिए तो उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। समझ में आ गया? ऊष्मा के साथ प्रकाश, अर्थात इससे मतलब प्रकाश भी उत्पन्न होता है। जैसे एक और उदाहरण ले लो, एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। ये क्या है छात्रों? एथिल एल्कोहल इसका नाम है। आईयूपीएसी में इसका नाम अगर लिखें तो क्या होगा? आईयूपीएसी नाम 2 C हैं, पहले C का नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी में 2 C को क्या कहते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जहाँ दिख नहीं रहा तो सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो एन मात्रा और ना एन, एथेन। और OH को क्या कहते हैं? ऑल, तो ऑल माने ऑल, तो इसका नाम है एथेनॉल। ठीक, आईयूपीएसी में। इसको हम जला दें,
वायु की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, तो इसको भी जलाने से भी यही CO2 निकलेगा। तो निकालो कैसे CO2 निकलेगा, C, ये भी C, दो C हैं, दोनों C से जाके CO2 बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। दो C हैं, आगे दो बैलेंस कर लेंगे, बाद में समझा रहे बाद में। उसके बाद H बचा, O से मिलकर क्या बनाएगा, H2O, अर्थात CO2 और H2O ही बनेंगे, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करेंगे, अपार ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग दहन अभिक्रिया वो प्रकाश उत्पन्न करने भी या और ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किसका, दहन अभिक्रिया का उपयोग। समझ गए। अब इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बनाओ इस पूरे ऊपर वाले को बैलेंस करो, एक C और एक O, CO2। H 4 हैं, 4H करने के लिए 4H बनाने, 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4। O कितने हो गए, 2O ये और 2O ये, 4O के लिए 2 का गुणा, हो गया बैलेंस। ऐसे इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इसको करो 2CO2 तो 2CO2 लगा दिया, 2CO2 हो गया। H कितने, 3, 2, 5 और एक 6, 6H करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3H2 हो गया 6H। अब O कितने हो गए छात्रों, 3O ये और 2 दूनी 4 ये, 4 3 7, 7O कब होंगे छात्रों। अब 7O कब होंगे, एक तो इसमें O पहले से है तो इसमें 7 बनाने हैं, तो 7 कैसे, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और एक O ये 7, हो गया ना, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। आप चेक कर लो, 3 और 2 5 और एक 6, 3 दूनी 6 और 3O और 4O 7, 3 दूनी 6 और एक 7O, ये वाला एक O, सही है, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना भी बहुत आसान होता है। ठीक, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये तो होगी दहन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक अगर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम दिया जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, नाम से पता लगा, ऑक्सीजन को करण करना, करण माने ग्रहण करना। तो कार्बनिक यौगिकों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने की अथवा हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो और परिभाषा ये भी लिख सकते हो कि जब कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ योग करते हैं अथवा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को त्यागते हैं तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग किस में करते हैं, एथेनॉल से ओइक अम्ल बनाएंगे, एथेनोइक अम्ल बनाएंगे। देखो कैसे, ऑक्सीकरण माने O से क्रिया, देखो कैसे, जैसे मान लो CH3 CH2OH, ये क्या है अभी बताया, एथेनॉल है ये। अब एथेनॉल में हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऑक्सीकरण किससे होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। हम 2O भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2O हम ऐसे भी लिख सकते हैं O2, ओके, समझे। अच्छा, ये किसकी उपस्थिति में होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्षारीय माध्यम होता है, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट है, इसी को लाल दवा कहते हैं। अथवा K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये होता है अम्लीय। ऊपर वाला क्षारीय KMnO4 लेना चाहो तो वो ले लो, या नीचे वाला अम्लीय K2Cr2O लेना चाहो तो K2Cr2O7 ये ले लो। मतलब दोनों में से एक उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो रिएक्शन के ऊपर लिखे जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता। तो ये उत्प्रेरक हैं, समझिए बेटा, बात क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ भी रही होगी। तो इनकी उपस्थिति में इनका ऑक्सीकरण होता है। तो क्या होता है, ये O क्या करता है, ये दोनों देखना धीरे धीरे, यहाँ से एक H यहाँ से निकलता है, एक H ये वाला निकल जाता है। ठीक, तो ये H एक H, हाँ मैं सॉरी, ये वाला H नहीं निकलेगा, ये मेरी मिस्टेक है, क्योंकि 2 H निकालना, यहाँ से दोनों H आपके, यहाँ से दोनों H निकल कर एक O निकल जाता और बन जाता H2O। समझना मेरा, 2 H यहाँ से निकलेंगे और एक O यहाँ निकल कर H2O बन जाता। और क्या बचता आपका, बचता CH3 C बचता है, सही है बेटा, और H 2 निकल गए। तो आप जानते हो एक H एक लाइन, एक बॉन्ड से एक H जुड़ा रहता है, दूसरे बॉन्ड से दूसरा H जुड़ा जाता है। अगर दोनों H निकल जाएंगे तो छात्रों 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे। इसका मतलब इस C पर 2 बॉन्ड खाली हो
जाते हैं, समझ गए। और OH आपका जैसे तैसा बना रहता है। ठीक, अब इसी जो 2 बॉन्ड खाली हो जाते, इसी 2 बॉन्ड के साथ एक 2 O थे, 2 O में से 2 H ने 1 O को ले लिया, लेकिन 1 O शेष रह गया। O2 थे ना, 1 O वहाँ जहाँ से निकलता वहीं जाकर यहाँ O बैठ जाता है, तो यहाँ O आ जाता है, ऐसे सही है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसके बीचों बीच में यहाँ भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से H2 निकल जाएगा और उसी के स्थान पर दूसरा O यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH। इसी को कहते हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल का नाम है एसीटिक अम्ल। क्या नाम है? एसीटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम IUPAC में इसका नाम बोलें तो ये तो साधारण नाम था, जनरल नाम था। IUPAC में इसका नाम क्या होगा? कितने IUPAC में सबसे पहले C देखते हैं। C कितने हैं? 2 C को कहते हैं एथ, और दोनों C में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जरूर होता है, तो एन, तो एथेन। अब COO को क्या कहते हैं? ओएक, तो हो गया ओएक, तो नाम हुआ एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो ये एथेनोइक अम्ल IUPAC में लिख दिया। तो आपने देखा एथेनोइक अम्ल बन जाता अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं, तो समझ गए। तो यहाँ से OH नहीं लिखना, H यहाँ तो H ही बना रहने देना है। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी? किसी कार्बनिक यौगिक द्वारा ऑक्सीजन के ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन के त्यागने की। देखो हाइड्रोजन इसमें जा रहा है और O आ रहा है, हाइड्रोजन को फेंक रहा है और O को ग्रहण कर रहा है। तो हाइड्रोजन को लेने की और ऑक्सीजन को लेने की और हाइड्रोजन को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। एकदम क्लियर हो गया ऐसे। ठीक, तो ये क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति, ये उत्प्रेरक हैं। ये इनमें से दोनों में से कोई एक उत्प्रेरक प्रयोग होता है और बन गया एथेनोइक अम्ल। ये अभिक्रिया परीक्षा में पूछी जाती है 1-2 बार, इसलिए ये अभिक्रिया याद कर लेना। याद नहीं करना, ट्रिक से सीखना है, रटना नहीं है। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, मैंने आपको ट्रिक से समझाया कैसे करते हैं। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आता है संकलन अभिक्रिया। संकलन माने योग अभिक्रिया। योग माने ये संकलन अभिक्रिया हमेशा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया नहीं देते, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते। क्वेश्चन भी आता है संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिकों में अंतर लिखिए, तो अंतर में आप क्या कहें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते। और ये वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक, तो यहाँ हम यौगिक हो रहा, तो यौगिक में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है सुनिए। असंतृप्त जो यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक किसी योगशील अभिकर्मक, किससे? योगशील अभिकर्मक। योगशील अभिकर्मक जैसे हाइड्रोजन मान लो, योगशील अभिकर्मक हो गया ना, किसी योगशील अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेंगे अगर, तो असंतृप्त अपने आप संतृप्त में बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? संतृप्त यौगिक बन जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड, संतृप्त को डबल बॉन्ड कहते हैं या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये डबल बॉन्ड जो हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं, वो सीधे सिंगल बॉन्ड में बदल जाएंगे। सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और एक बॉन्ड बचेगा, संतृप्त बन जाएगा। समझ गए? तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या होगी? सुनिए कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक योगशील अभिकर्मक के साथ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक, यहाँ भी उत्प्रेरक प्रयोग होंगे। उत्प्रेरकों की उत्प्रेरक में जैसे निकेल चूड़, Ni चूड़ या PD प्लेटिनम चूड़। ठीक है, बहुत सारे और भी उत्प्रेरक हैं, जरूरी नहीं यही हो, मतलब और भी यूज कर सकते हैं। तो असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिकर्मक के साथ उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं, तब इस अभिक्रिया को संकलन क्रिया या योगात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब NCERT बुक के अकॉर्डिंग कैसे कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन योगशील अभिकर्मक का नाम हाइड्रोजन बोल दो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ
निकिल चूड़ या पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उसे संतृप्त यौगिकों में बदल देते हैं, तब इस अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। उदाहरण में देखना कैसे। एक उदाहरण, संतृप्त यौगिक मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जानते डबल बॉन्ड का सूत्र, ये डबल बॉन्ड वाले का सूत्र होता है, ठीक है। इसमें एल्कीन ले सकते हो, एल्काइन ले सकते हो। H2 का योग कर दिया। अब कैसे हुआ, किसकी उपस्थिति में, निकिल चूड़ की उपस्थिति में या फिर पीडी की उपस्थिति, दोनों में से एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब क्या होगा, अब कैसे योग होगा छात्रों, देखना योग करने का तरीका। यहाँ आपका यहाँ पहले कुछ ना कुछ लगा जरूर रहेगा, या CH3 लगा हो, CH3 लगा हो सकता है, CH3 लगा हो सकता है, CH3 लगा हो सकता है। यहाँ कुछ भी कार्बन जुड़ा है, कोई भी जुड़ सकता है। यहाँ मान लो, अब इसलिए हम C नहीं जोड़ ले, R जोड़ ले। NCERT बुक में इसको R मान लिया तो R जोड़े। R का मतलब होता है छात्रों अल्फॉल एल्किल रेडिकल। R का मतलब एल्किल रेडिकल है, इसका मतलब CH3 भी हो सकता है, इसका मतलब C2H5 भी हो सकता है, R की जगह C3H7 भी हो सकता है, R की जगह C4H9 भी हो सकता है। मतलब सजाती सीढ़ी, मतलब एक एक C जोड़ते जाओ, एक C जुड़ जाएगा, दो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे तो तुम जानते हो यहाँ H2 जोड़ते हैं। CH2 का अंतर होता है, सजाती सीढ़ी में CH2 का अंतर होता है, तो CH2 अंतर जोड़ के चलते जाओ। CH3 में CH2 जोड़ो तो C2H5, C2H5 में CH2 जोड़ो C3H7, C3H7 में C2H2 जोड़ो C4H9। मतलब R की जगह इनमें से कोई भी कंपाउंड आ सकता है। इसका नाम होता है मैथिल, इसका नाम होता है एथिल, इसका नाम होता है प्रोपिल और इसका नाम होता है ब्यूटिल, ठीक है। ऐसे जो आपको पिछली क्लास में हमने अच्छे से समझा दिया। तो R का मतलब आपको समझ में आ गया, अल्फॉल एल्किल रेडिकल मैंने ले लिया। मान लीजिए ये R की जगह कुछ भी लिखा है, तो हम मान के चलते हैं ये वनस्पति घी है। क्या है, वनस्पति घी, वनस्पति घी, ठीक है, या वनस्पति तेल बोलेंगे, इसे घी नहीं बोलेंगे, वनस्पति तेल है। आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा कैसे, तो जुड़ने का मतलब है जब ये दोनों में से ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, एक छात्रों एक होता है सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर, एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक। किसी एक को मान सकते हैं सिग्मा, किसी एक को पाई, हमेशा चाहे नीचे वाले को सिग्मा मान लो, ऊपर वाले को पाई मान लो, चाहे ऊपर वाले को सिग्मा मान लो, नीचे वाले को पाई मान लो, कोई एक मानना पड़ेगा। पाई बॉन्ड ही हमेशा ब्रेक होता है, तो पाई बॉन्ड ये टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा छात्रों। तो देखो ये आधा बॉन्ड ऐसा लटक जाएगा C के पास, है ना, और ये आधा बॉन्ड इस C का ऐसा लटक जाएगा, समझ गए। मतलब इसकी संयुक्ता इसके पास, इसकी संयुक्ता इसके पास आ जाएगी, और यहीं पर आपके 2 H थे, उनमें से एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, बन गया सिंगल बॉन्ड, समझ गए। तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ नहीं तोड़ना छात्रों, यहाँ आपको तोड़ना नहीं है, यहाँ आपको जैसा लिखा वैसा लिख रहने दीजिए, आगे आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ देना है, मैं तोड़ने जा रहा हूँ, देखना। C सिंगल बॉन्ड C, ये जैसे का तैसा, इसमें कोई फेरबदल नहीं, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं। लेकिन यहाँ जो बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, वो एक टूट गया, आधा आधा इस पे जुड़ गया। 2 H थे, 2 H में से एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, सही है। इसको कहते हैं वनस्पति घी। क्या बोलते हैं, वनस्पति घी, समझ गए। अब घी होता है कठोर, इसलिए इस अभिक्रिया को तेलों का कठोरीकरण भी कह सकते हैं। तेल जो था पहले तरल था, वो घी बन के कठोर हो गया, इसलिए इसका नाम, इस अभिक्रिया का नाम तेलों का कठोरीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, आप इसके स्थान पर कोई दूसरा पदार्थ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। और हाइड्रोजन के स्थान पर कोई दूसरा योगशील अपकर्मक ले सकते हो, जरूरी नहीं हाइड्रोजन ले लो, HCl ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो। लेकिन आपके NCERT बुक में H2 और ये अभिक्रिया दी गई, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग समझा दिया, सही है। तो H हम यहाँ लगाए, वो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे उठा के ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको उठा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको वनस्पति तेल कहते हैं। तो संकलन अभिक्रिया आपके समझ में आ गई कि संकलन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अब बची है लास्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको भी देख लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है छात्रों। प्रतिस्थापन का मतलब है एक हटे और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन एक तरह का विस्थापन होता है, एक हट जाए, खिसक जाए, उसके स्थान पर दूसरा आ जाए, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझना। क्या है
कि चलो मैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। प्रतिस्थापन वैसे हर किसी के अकॉर्डिंग समझाएं तो परिभाषा ये कि जब एक यौगिक के परमाणु किसी दूसरे यौगिक के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और नए पदार्थ बनते हैं, तब इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये कॉमन अभिक्रिया, जो कॉमन परिभाषा लिखा दी बोल दी वो कॉमन परिभाषा है। और एनसीईआरटी में जो इस चैप्टर में परिभाषा लिखी है वो क्या है, वो ये है। देखिए कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी हैलोजन के साथ, इसमें हैलोजन दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैलोजनों के साथ उत्प्रेरकों की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, उत्प्रेरक है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, हैलोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, क्लोरीन एक एक करके H परमाणु, H फॉर हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देती है, तब इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने मेथेन ले लिया, मेथेन का उदाहरण ले लिया, मेथेन में हैलोजन ले लिया जैसे कि क्लोरीन, तो मेथेन है और मेथेन में ये हमने क्लोरीन को ले लिया, क्लोरीन एक हैलोजन है, इसकी जगह Br2 ले सकते हो, इसकी जगह I2 ले सकते हो, F2 भी ले सकते हो, लेकिन F सक्रिय होता है। तो क्या होगा, एक Cl के द्वारा एक H हटेगा, तो एक Cl यहाँ से टूटेगा और एक Cl के द्वारा एक H उसको भगा ले जाएगा, तो एक H यहाँ से निकलेगा और एक HCl यहाँ से, तो HCl बन जाएगा। ठीक, तो H जैसे ही निकलेगा वैसे ही Cl, दूसरा Cl इसमें स्थान ग्रहण कर लेगा, तो CH3, तीन ही तो H रह जाएंगे और यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा Cl। समझ गए? तो इसका नाम हो गया मैथिल क्लोराइड, या इसको हम IUPAC में बोलेंगे तो IUPAC में इसको पहले लिखा जाता क्लोरो, और एक सी है तो मैथ और एन, तो क्लोरोमेथेन, IUPAC में इसका नाम क्लोरोमेथेन है। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सनलाइट होनी चाहिए, सनलाइट को हम एच न्यू से भी व्यक्त करते हैं, एच न्यू को सनलाइट कहते हैं। हो सकता है हिंदी में लिखा आ जाए सूर्य का प्रकाश और नहीं सूर्य का प्रकाश लिख के आता है छात्रों, ठीक है, तो आपको एच न्यू देख लेना, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक है। तो मेथेन को अगर क्लोरीन के साथ अर्थात हैलोजनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक H धीरे धीरे करके एक Cl के द्वारा प्रतिस्थापित होता चला जाएगा। आगे भी रिएक्शन होगी यही CH3, अब इसके आगे फिर आगे रिएक्शन होगी, तो CH3Cl, फिर Cl2 दोबारा से क्रिया करेगा किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्या करेगा, फिर एक H हटेगा और एक Cl यहाँ से एक H हटा के HCl निकल गया, और क्या रह जाएगा, अब तीन में से एक H निकल गया तो यहाँ CH2 रह जाएगा। ठीक, और यहाँ Cl जैसे का तैसा, लेकिन जैसे ही निकलता है तो एक बॉन्ड खाली हो जाता है। आपको बताया एक H निकलेगा तो उसका स्थान खाली होगा, उस H जो निकलेगा उस स्थान पर दूसरा Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए इसको हम लिखने का तरीका क्या है, ऐसे लिखेंगे CH2 और Cl2, इसको कहते हैं मैथिलीन या डाई क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरो, दो क्लोरो हैं इसमें, दो क्लोरो डाई क्लोरो, और एक सी को कहते हैं मेथेन, डाई क्लोरोमेथेन। इसका नाम एक सी है, एक सी को मोनो कहा जाता है। आप लिखना चाहें तो मोनो क्लोरो मेथेन भी लिख सकते हैं, नहीं मोनो एक लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, तो मोनो क्लोरोमेथेन भी लिख सकते हैं या केवल क्लोरोमेथेन भी लिख सकते हैं, इसका डाई क्लोरोमेथेन। ऐसे ही आगे फिर रिएक्शन होगी, फिर H, फिर ये वाला क्रिया, फिर अगेन दोबारा क्रिया करेगा Cl2 प्लस Cl2, फिर वही प्रकाश की उपस्थिति में होगी, यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H निकल जाएगा HCl, फिर वही सिस्टम वही है, तो यहाँ से एक H निकल गया और यहाँ पे एक Cl आकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH, दो में से एक H का CH, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और Cl दो पहले से हैं, दो और एक Cl तीन, तो Cl3, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो, तीन क्लोरो को ट्राई कहते हैं, ट्राई क्लोरो और मेथेन। इसी को छात्रों क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस है ना, तो क्लोरोफॉर्म वही है जो सुंघा देते हैं और लूट लेते हैं सामान वगैरह, डकैत वगैरह, वही है क्लोरोफॉर्म। आगे फिर रिएक्शन होगी CH-Cl3 के द्वारा Cl2, जब तक सारे H नहीं निकल जाएंगे तब तक क्रिया होती रहेगी, फिर ये एक H और एक H को निकल जाएगा और HCl बना लेगी। आगे फिर एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CCl4, यहाँ H एक Cl आ जाएगा, तीन पहले से और एक Cl, Cl4,
इसको कहें ट्राई, टेट्रा, टेट्रा माने होता 4, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, समझ गए। तो ऐसे इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का छात्रों उदाहरण आता है तो आपको उदाहरण रूप में केवल एक ही लाइन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यही अभिक्रिया लिख देना, सारी मत लिखना। मैंने तो आपको समझाया है सारी रिएक्शन कैसे करते हैं, ठीक। आई होप आपको रिएक्शन और कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।